हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जो आगे पढ़ रहे थे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं तो वंशानुक्रम मैंने आपको बताया था। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आपस में किस प्रकार से उनका एक दूसरे से संबंध होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहला मैंने आपको वंशानुक्रम बताया था, दूसरा मैंने आपको हेरिडिटी बताया था, तीसरा मैंने आपको वातावरण मतलब एनवायरनमेंट भी बताया था वंशानुक्रम के साथ में, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था पोषण, जहाँ पर कि मैंने आपको फिर कहा कि अब 4th नंबर का अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पोषण की थोड़ी मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ कि पोषण जो होता है वो बालक के विकास में भोजन एवं पोषण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन के बिना तो जीवन का जीना ही असंभव है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति का स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है। गर्भकालीन अवस्था में यदि माता का संतुलित एवं पौष्टिक आहार खाने का नहीं दिया जाता तो उसका खामियाजा गर्भस्थ शिशु को भुगतना पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गर्भावस्था से लेकर और बाद में भी एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की जो आवश्यकता पड़ती है वही चीज़ सेम इसमें दे रखी है कि जब से बालक ऊपरी आहार का ग्रहण करना प्रारंभ करता है। ये देखिए यहाँ पर है कि जब से बालक ऊपरी आहार का ग्रहण करना शुरू करता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि तब से उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहा है। आहार पूर्ण इस बात पर निर्भर करता है कि वह पौष्टिक एवं संतुलित होना चाहिए, जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोज, वसा एवं जितने भी पौष्टिक और जल और जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। प्रोटीन से बालक की बढ़ोतरी होती है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। विटामिन एंड खनिज लवण उसे बीमारियों से बचाते हैं तथा निरोगी रखने में मदद करते हैं। वसा एवं कार्बोज ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः संतुलित एवं पौष्टिक भोजन बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब अपन नए पॉइंट पर आते हैं, वो है 4थे नंबर का रोग और चोट। मतलब रोग और चोट मतलब डिसीज़ एंड इंजरी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब रोग या चोट लग जाती है तो बालक का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो उस वजह से रुक भी सकता है। रोग एवं चोट को बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भकालीन अवस्था में यदि माता को गंभीर चोट लगी है अथवा वह कोई लाइलाज गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उस घातक प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जन्म के बाद भी यदि शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि यदि बालक जन्म से ही कमज़ोर है एवं रक्त अल्पता का शिकार है तो उसका न तो समुचित शारीरिक विकास हो पाता है और न ही उसका मानसिक। न्यूमोनिया, सर्दी, जुकाम, दस्त, बुखार, उल्टी आदि बीमारियां बालक को आए दिन परेशान करती रहती हैं। बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, अतः बालक का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। बालक क्रोधी एवं चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। ये तो नेचुरल बात है कि अगर वो बार बार बीमार रहेगा और सही नहीं रहेगा तो वो चिड़चिड़ा और क्रोधित तो होगा ही। तो इसके ठीक विपरीत जिस बालक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है उसके पास बीमारियां फटकती तक नहीं है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। इस कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास सामान्य गति से होता है। तो ये बात हुई कि रोग एवं चोट अगर लग जाती है तो वो भी वृद्धि और विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब एक बात मैंने बताई थी कि एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट रिलेट करता है कि हमारे परिवार से लेके और समाज से लेके स्कूल से लेके सभी का करता है। तो इस समय अपन घर के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि फैमिली एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैमिली में अगर उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, वातावरण दिया जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा, और नकारात्मक दिया जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास नकारात्मक तरीके से होगा। तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में घर के वातावरण का भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घर बालक की पहली पाठशाला होती है
और माता पहली शिक्षिका। घर के सदस्य उसके संगी साथी होते हैं। घर में ही बालक का पालन पोषण किया जाता है और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। घर वह स्थान होता है जहाँ बालक को प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, सौहार्द, त्याग, बलिदान आदि सकारात्मक गुणों को सीखने का अवसर मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्कूल एकदम से थोड़ी ना जाता है, वो तो धीरे धीरे जाता है। जैसे जैसे उम्र होती है, स्कूल के लायक होती है, तब वो जाना शुरू करता है। अतः घर का वातावरण सुखद, शांत, स्वच्छ, मनोहारी एवं नैसर्गिक होना चाहिए। वैसे घर में पले बड़े बालक का विकास उत्तम प्रकार से होता है। इसके विपरीत जिस घर में पति पत्नी में आपसी तनाव, कलह, पारिवारिक सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ बालकों का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। बालक भय से ग्रस्त एवं डरे सहमे रहते हैं। उनमें नकारात्मक गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि वो देखते ही नकारात्मक चीज़ें हैं, तो नेचुरली उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है तो उनका विकास भी वैसा ही होगा। बालक हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। अतः बालक आगे चलकर आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। मतलब वो कोई भी पॉकेट मार या जिसे कहते हैं ना टपोरी टाइप, या इस तरह का भी हो सकता है। या हर चीज़ में नकारात्मकता उसको देखना, पॉजिटिविटी उसमें नहीं रहती है। इसी प्रकार जिस घर में लड़का लड़की में अंतर किया जाता है, जैसा कि हमारे भारत देश में बहुत है कि लड़का तो बहुत ज़्यादा, लड़के के होने पे जितनी खुशी मनाई जाती है, लड़की के लिए उसको वजन समझा जाता है। लेकिन आजकल ये थोड़ा अंतर कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी है। लड़कों को अच्छा भोजन, वस्त्र, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तथा लड़कियों को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है। उसे पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं भेजा जाता है, बल्कि खेती बाड़ी एवं घरेलू कार्यों में लगवाया जाता है। जिन लड़कियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं, उनमें हीन भावना बढ़ जाती है। अतः लड़के एवं लड़कियों के भेद किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कि यही वाला सेम पॉइंट कि माता पिता शिक्षित एवं मतलब बच्चे के अच्छे विकास के लिए घर के वातावरण को अच्छा रखने के लिए सबसे पहली बात होती है कि माता पिता का शिक्षित एवं जागरूक होना। ये देखिए, मैंने लिखा है इसके अंदर कि माता पिता का शिक्षित एवं जागरूक होना भी बालकों के सर्वांगीण वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है। शिक्षित माता पिता अपने बालकों के पालन पोषण का उचित ध्यान देती हैं, पढ़ाई लिखाई में सहयोग करती हैं। अतः बालक का सभी क्षेत्रों में समुचित विकास होता है। तो इस बात से तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि घर का वातावरण हमेशा बहुत ही सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण और वो रहना चाहिए जिससे कि बालक का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो सके। अब अपन छठे पॉइंट पर आते हैं। अब छठा पॉइंट क्या है कि विद्यालय वातावरण। अब बच्चा बड़ा हो गया है और विद्यालय जाना, मतलब विद्यालय प्री नर्सरी स्कूल से अपन शुरू करते हैं। तो स्कूल का वातावरण ये वाला है, स्कूल का वातावरण कि बालक के वृद्धि एवं विकास में विद्यालयी वातावरण का सुखद एवं शांतिपूर्ण होना भी अनिवार्य है। जब बालक बड़ा हो जाता है तो वह केवल अपने माता पिता या परिवार वालों के संपर्क में ही नहीं रहता है, बल्कि उसका क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है। पहले तो सिर्फ माता पिता, न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके कांटेक्ट में, कि माता पिता या छोटे भाई बहन हैं तो उनके कांटेक्ट में। अगर जॉइंट फैमिली है तो दादी दादा, इन लोगों के मामी मामा चाचा चाची, इनके कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ परिवार ही होता है। 4-5 वर्ष का बालक विद्यालय जाने लगता है। वहाँ उसे पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का अवसर मिलता है। वह सामाजिक गुणों को भी सीखता है, क्योंकि अब उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तक तो फैमिली में ही था, अब उसको सोसाइटी के बीच में जाना पड़ रहा है, हर तरह के बच्चे के बीच में स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे उसको सोशल गुणों को सीखने का भी मौका मिलता है और उसे अपने जीवन में उतारना, दूसरे बालकों के साथ समायोजन करना सीखता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है, शिक्षण की समुचित व्यवस्था है, खेलने का मैदान है, योग्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कक्षाएं हवादार हैं, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके टेम्परेचर का, आपके जैसे कहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ की साफ़ सफाई का या रह रहे हैं, तो इनका आपके वर्क एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए कक्षाएं हवादार हों तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय तंग गलियों में है, कमरे स्वच्छ एवं हवादार नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, बालकों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पेयजल दूषित है,
बालक के संगी साथी सहपाठी अच्छे नहीं हैं, अच्छे से मतलब है कि मतलब उनके घर का वातावरण सही नहीं है, तो वो नेगेटिव जो भी अपना मन में लेकर आएंगे तो वही चीज़ें बालक भी उनमें देखेगा और वही सीखेगा। वह निम्न श्रेणी है, तो ऐसी परिस्थिति में बालकों को समुचित विकास नहीं हो पाता है। निम्न श्रेणी से मतलब मेरा ये नहीं है मतलब कि वो पैसे से गरीब है। निम्न श्रेणी से मतलब यह है कि उसका मानसिक स्तर निम्न प्रकार का है और वो बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं दे पा रहे, वो उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ऐसे में बालक का समुचित विकास नहीं हो पाता है। बालक नकारात्मक गुणों को अधिक सीखता है, गाली गलौज सीख जाता है। अतः स्पष्ट है कि बालकों के विकास के लिए विद्यालयी वातावरण का स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। आप ये विद्यालयी के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि आप भी जब कॉलेज आते हैं तो देखते होंगे कि तरह तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको घर पे नहीं मिलते हैं। नई नई बातें सीखने को मिलते हैं। कई जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत मस्त होती हैं, और कुछ बिल्कुल दबी दबी हीन भावना से ग्रस्त होती हैं। तो वो उनके पारिवारिक माहौल पर भी निर्भर करता है, वंशानुक्रम में भी निर्भर करता है, मेन बात है कि वातावरण पर भी निर्भर करता है। अब अपन आगे के पॉइंट में 7वें पॉइंट पे चलते हैं कि आस पड़ोस का वातावरण, नेबरहुड एनवायरनमेंट। क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो पास पड़ोस में भी खेलने जाता है, वहाँ के बच्चों से वहाँ पर आना जाना, वहाँ उनके पेरेंट्स से मिलना, ये सब भी होता है। शाम को जनरली बच्चे जाते ही हैं जैसे। तो बालकों के विकास में घर एवं विद्यालय वातावरण के साथ साथ ही पास पड़ोस का वातावरण का सुखद एवं शांत रहना भी जरूरी है। क्योंकि 4-5 वर्ष के बालक पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वे स्वप्रेमी मतलब स्वयं से प्रेम करने वाले से समूह प्रेमी हो जाते हैं। पहले क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो खुद से प्यार करता है, खुद की चीज़ों के लिए जिद करता है। अब वो समूह के लिए काम करने लगता है और उसे समूह में रहना अच्छा लगता है। यदि पास पड़ोस के बच्चे अच्छे, संस्कारी एवं शिक्षित हैं तो बालक में भी इन गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत पास पड़ोस खराब होने के बाद से बालक बुरी संगत में पड़कर बाल अपराधी तक बन सकता है और बन जाते हैं कई बार, जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा या कई जगह आपको देखने को आपने आस पड़ोस में या अपने परिवार में या अपने दूर की रिश्तेदारी में देखने को मिला होगा। अब 8वां पॉइंट जो आता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनका बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये हार्मोन जो चेंजेस आते हैं जिसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, तो इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है जो कि माता के गर्भस्थ शिशु पे भी पड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, से सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये भी जिसे STH कहते हैं का, ये देखिए ये लिखा हुआ STH है, का स्रवण होता है जो शारीरिक वृद्धि फिजिकल ग्रोथ के लिए अत्यावश्यक है। ये थाइमस ग्रंथि को भी उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। हर ग्रंथि अपना अपना अलग अलग तरह का हार्मोन निकालती हैं। जैसे कि थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है जो याददाश्त बढ़ाने तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रिया के लिए जरूरी है। यह शरीर ताप नियंत्रण में भी मदद करता है। बालकों में थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज्म नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। क्रेटिनिज्म होता है जैसे कि नाखून उसके कमज़ोर हो जाना बालों में, ये क्रेटिन जो होता है जहाँ जहाँ क्रेटिन पाया जाता है जैसे दांतों में, ये बालों में, नाखूनों में, इन सब में होता है। इस दशा में उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, फलतः बालक बौना हो जाता है क्योंकि वो हड्डियों के विकास में भी बहुत सहायता करता है। बालकों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है बालक के वृद्धि और विकास पर। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब आते हैं अपन 9 पॉइंट पे, सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद जो होता है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि यौन भेद भी बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्रायः यह देखा गया है कि जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम वजन एवं कम लंबाई की होती हैं, परंतु बाद की अवस्था में विशेषकर प्यूबर्टी पीरियड जब आता है ना, कि जब वो पूर्व किशोरावस्था में होती है, जब उनको मानसिक धर्म वगैरह स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी के प्रारंभ होते ही लड़कियों की जो शरीर की वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होने लगती है।
लड़कों की तुलना में पहले से ही शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था जब चार्ट बनाया था कि लड़कों का जो टाइम आता है वह संधि का वो थोड़ा लेट आता है, लड़कियों का पूर्व में ही आ जाता है और परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं वे लड़कों की तुलना में पहले ही। और काम शक्ति का उदय भी उनमें लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले ही आ जाता है। और 10-11 वर्ष का होते होते 10-11 वर्ष होते होते इनका क्या होता है कि 10-11 वर्ष के होते होते तक 10-11 वर्ष तक के होते होते इन लोगों में वर्ष की अवस्था आने लगती है। प्यूबर्टी मतलब कि अपोजिट सेक्स के प्रति और इनके प्रति जो होती है वो आने लगती है। और समान आयु की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी होती हैं। शारीरिक विकास की तरह ही बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी कुछ पहले ही पूर्ण हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि यौन भेद भी विकास पर अपना प्रभाव डालता है। ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ। अब अपन आते हैं प्रजाति, रेसिज्म मतलब रेसिज्म नहीं, रेस मतलब प्रजाति, कौन सी प्रजाति का वो बच्चा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई प्रजातियां जैसे कि कई कास्ट ऐसी होती है जैसे जाट है, राजपूत हैं या कोई और तरह के हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। या अगर अपन इंटरनेशनल ग्लोबली बात करें तब भी, और कई देश के या कई जाति के जैसे नेपाल है या इधर के सिक्किम के, उनकी हाइट कम होती है, उनकी आँखें अलग तरीके की होती हैं, तो वो वृद्धि विकास उनका सही हो रहा है, लेकिन उनकी प्रजाति ही, उनका जो जीन्स है वो उनमें आए हुए हैं, इसका फर्क पड़ता है। तो बाल विकास के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रजाति की भी बालकों के विकास में अहम भूमिका है। उदाहरणार्थ नेपाली लोग नाटे कद के, चपटी नाक एवं बड़ी आँख वाले होते हैं। अतः अंग्रेज लंबे, खूब गोरे भूरे बाल वाले सुंदर होते हैं। इनका शारीरिक गठन, डील डोल, त्वचा का रंग, बालों का रंग, मुख की आकृति आदि नेपाली लोगों से काफ़ी भिन्न होती है। इसी प्रकार अफ्रीकन्स काले रंग के एवं घुंघराले बालों वाले होते हैं। प्रजाति का यह असर न केवल शारीरिक विकास में देखने को मिलता है बल्कि मानसिक विकास में भी होता है। बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अंग्रेज लोगों का मानसिक विकास अफ्रीकन्स लोगों की तुलना में तेज़ी से होता है, क्योंकि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं हुई है, और अमेरिका डेवलप्ड है। इन देशों का मानसिक विकास का क्रमशः 100:80% ये रेशो उनका रहता है। यही रेशो उनका रहता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद आता है अपना सांस्कृतिक विकास, कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चर मतलब कौन से कल्चर को वो फॉलो करता है। तो प्रत्येक परिवार, समाज एवं राष्ट्र की संस्कृति होती है, अपने मूल्य मतलब वैल्यूज़, स्टैंडर्ड एवं फिलॉसफी जिसे कि कहते हैं दर्शन होते हैं, जिसके अनुसार बालक का पालन पोषण किया जाता है। बालक बड़ा होकर उन्हीं मूल्यों एवं संस्कृतियों को अपनाता है। इस प्रकार संस्कृति स्वयं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जीन्स जो होता है और हमारी पीढ़ियों के भी होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी भिन्न है। यहाँ पति पत्नी में न निभ पाने की स्थिति में भी तलाक होना सामान्य बात नहीं है। एक महिला को कम से कम 5-6 शादियाँ तो करनी ही होती हैं। कहाँ पर? भारतीय संस्कृति में नहीं, पाश्चात्य संस्कृति में कर लेते हैं वो लोग शादी, या एक साथ रह भी लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, बाद में अलग भी हो जाते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता में ये नहीं चलता है। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपने जीवन काल में कई शादियां कर लेता है, कुंवारी लड़कियां माँ बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें पाश्चात्य संस्कृति का एक हिस्सा है। वहाँ के लिए ये एक बहुत सामान्य बात है। अगर वहाँ के बच्चों से ये बात करो कि अरे हमारे ऐसा हो गया, तो वो कहेंगे तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे बच्चों को उनकी बात बताओ तो वो कहेंगे हाँ ये कैसे हो गया। तो ये बड़ी उनके लिए सामान्य सी ही बात होती है। तो मगर वही संस्कृति भारत में अच्छी नहीं मानी जाती। तलाक होना, बार बार शादी करना एवं समूहित विच्छेद करना, कुंवारी लड़कियों को माँ बन जाना, यहाँ आदि बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। कई बार तो मारकाट भी हो जाती है। पश्चिम के लोग जहाँ भोगवादी वृत्ति के होते हैं और भौतिकवादा को बढ़ावा देते हैं, तो यही गुण बालकों में भी आ जाता है। इसके ठीक विपरीत भारतीय आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं।
भारतीय बालकों में किशोरावस्था एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। वे स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। वे शिक्षा से लेकर हर कार्य के लिए अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। ये बात तो हुई किताब की, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आजकल इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन गया है। पहले हर कंट्री अलग अलग थी, आजकल हर दूसरे घर का बच्चा बाहर जा रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसके मानसिक परिवर्तन उसमें आ रहे हैं। आज के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक युग में मानव अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और बहुत से यंत्रों, मशीनों, औजारों का आविष्कार हुआ है। मानव अंतरिक्ष तक की सैर कर रहा है, जिसमें कि अपनी भारतीय महिलाएं भी हैं। साथ ही बहुत से पुरातन समस्याओं का हल एवं निस्तारण हुआ है और नवीन विषयों का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में स्वयं मानव का अध्ययन करना व उसकी क्रिया, अनुक्रिया, प्रकृति, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को भी समझना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वह भी कई बार प्रकृति के पथ पर आने वाली समस्याओं के हल के साथ साथ स्वयं को तनावग्रस्त भी महसूस करता है। उसके सामने अनेक समस्याएं, विषमताएं भी आती हैं, जिसके चक्रव्यूह में वह अपने आप को घिरा हुआ पाता है। कई बार वह अपने पथ से विचलित भी हो जाता है। हीन भावनाएं, कुंठाएं, भय, त्रास, आशंका उसके भीतर पर बैठ जाती हैं। यह सोच नकारात्मक हो जाता है और कई बार बहुत उन्नति करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होने लगता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को अपनी हिम्मत रखनी चाहिए, जो कि जीता जाता है उदाहरण अभी आपने देखा कि इतनी उन्नतियों को पार करने के बाद, इतना कमाने के बाद, इतनी बुलंदियां प्राप्त करने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया। इसलिए दूसरों की हत्या करने में भी कई बार बच्चा नहीं अपनी आत्महत्या कर सकता है, और वो नेगेटिव व्यवहार का है तो वो दूसरों की हत्या करने में भी क्यों चूकेगा। अतः उसकी प्रगति क्षीण होती जाती है। ऐसी स्थिति में मानव का व्यवहार और उसकी अनुक्रिया का अध्ययन करना अत्यावश्यक हो गया है, क्योंकि वह व्यवहार अनुक्रिया करते समय अनेक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है। भारत में बाल विकास जो है वो उसका क्षेत्र अध्ययन अनुसंधान जो हो रहे हैं उतना अब तक नहीं हो पाया जितने होने चाहिए। इसका गूढ़ समस्याओं और घटनाओं की व्याख्या के लिए अधिक नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादन करना नहीं हो पाया है। वही बालकों को बचपन से ही व्यस्त मान लिया जाता है। अतः बाल विकास के अध्ययन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है भारत में, जबकि देना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट थे वो अपन ने ख़त्म कर दिए। उनको प्रभावित करने वाले कारकों को अपन ने ख़त्म कर दिया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़कर अपन ध्यान देंगे कि अब अपन को आगे और क्या पढ़ाई करनी है। आई बात आपको ये समझ में? तो अब इस चीज़ के अंदर अपन आगे बढ़ते हुए और अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपन को आगे और क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू।